अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। साल 2021 के आखिरी प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए आप लोगों ने खूब तैयारियां भी कर रखी होंगी। और ये साल का आखिरी दिन है और चंद घंटों बाद ही हम इस साल और इसकी यादों को अलविदा कहकर एक नए साल में दाखिल होने जाएंगे। और कई लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा भी रहा है, जबकि कुछ लोगों के नजदीक गुज़श्ता 2 साल जो है मौजूदा तारीख के बदतरीन साल भी रहे हैं। और साल 2021 में बहुत कुछ बदला है। हमारी जिंदगियां, हमारी दोस्तियां, इवन के हमारे लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होकर रह गया था। और मुहलिक कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात करें तो उसने भी हमसे कई कीमती रिश्ते छीन लिए थे। और गुजरे इन 365 दिनों में हमने सियासी मंजरनामे के हवाले से समाजी, मुआशी और इक्तिसादी तौर पर भी क्या खोया है या क्या पाया है, वो बुनियादी सवाल है जो हम सबके जहनों में है इस वक्त। और हर साल ऐसा ही होता है, कुछ लोग अपने गुजरे साल का तज्जिया करते हैं ताकि नए साल में वो गलतियां ना कर पाए जो इस साल में हो चुकी होती हैं हमारे से, जबकि कुछ लोग खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और अल्लाह ताला ने अगर चाहा जनाब तो कल 1 जनवरी 2021 को पहला सूरज तुलू होगा। तो सूरज की पहली किरण के साथ ही नई खुशियां और नई चैलेंजेस का आगाज भी हो जाएगा। और जूं दिन गुजरते जाएंगे इंसानी सोचों का जो दारोमदार है वो खुद ब खुद मेरे ख्याल से तब्दील भी होता चला जाएगा। और इसी का नाम जिंदगी भी है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये कोशिश करनी चाहिए, कोई रूठा हो इस साल हमारे से उसे मना लेना चाहिए। कोई रिश्ता अगर टूट चुका हो तो उससे भी हमें जोड़ लेना चाहिए आज के दिन में। और जिंदगी में जो भी तल्ख हुआ है उसे भूल कर मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे को याद रखकर मुस्बत एनर्जी और सोच के साथ नए साल को हम लोग वेलकम करेंगे। कल जैसे ही नया जो साल है आएगा, सूरज नया आएगा, नया तुलू होगा तो उसके एक और नया अज़्म लेकर आएगा और उसके साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल नए साल में। भी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई शुगर का मरीज ना मौजूद हो। और गुज़श्ता चंद सालों में डायबिटीज के मर्ज में तेजी से इजाफा भी देखने में आ रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों के हवाले से जो हमारा नंबर है वो चौथा है, जबकि मिडल ईस्ट और अफ्रीका के 21 ममालिक में हमारा दूसरा नंबर है। और पाकिस्तान में डायबिटीज के मरीजों की तादाद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी इस वक्त तजावुज कर चुकी है। और इतनी तेजी के साथ इस खतरनाक मर्ज का फैलना इंतहाई तशवीशनाक भी है हमारे लिए। और पाकिस्तान में ही 26% इस मर्ज में लोग मुब्तला हैं। और इसमें बेशतर जो अफराद हैं उनको इस बात का इतलाक ही नहीं होता कि वो इस खौफनाक मर्ज का शिकार पहले से ही हो चुके होते हैं। तो शुगर का मर्ज क्यों इतनी तेजी के साथ फैलता जा रहा है, इस मर्ज की वजूहात क्या हो सकती है और इसका बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनीबा सैयद है, माहिर अमराज शुगर हैं। डॉक्टर अनीबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनीबा, जैसे मैं बात करी थी कि दुनिया में जो शुगर के मरीजों के हवाले से हमारा चौथा नंबर है और पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ जो डायबिटीज जो फैलती जा रही है, तो हमें बताइए पाकिस्तान में इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रही है? कौन कौन सी आदत हैं जिसकी वजह से हम लोग डायबिटिक हो रहे हैं? अनीबा, मैं आपको ये बताऊंगी कि दिस ईयर, बल्कि लास्ट दिस ईयर इन नवंबर 2021 IDF ने एक डाटा शेयर किया है दुनिया के साथ, जिसमें हम एक्चुअली इस वक्त 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं। हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी क्रॉस कर लिया। सो इट्स बेसिकली चाइना, इंडिया और हम तीसरे नंबर पे हैं। एंड इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन पीपल, 3 करोड़ 30 लाख पेशेंट हैं जो कि डायबिटिक है। सो इतने ज्यादा हम लोग पहले यही कुछ साल पहले यही था कि शायद 4th नंबर पे ही होंगे। बट इतनी तेजी से बढ़ा आप वाली बात कि वो हम 3rd पे आ गए। अब अगर हम वजूहात पे देखें तो बहुत तेजी से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हमारी खुराक बहुत ही जो नेचुरल और गांव वाली अच्छी खुराक हुआ करती थी उससे चेंज होके हम बहुत ज़्यादा जंक पे आ गए। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ हमने ऑर्डर नहीं किया होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हर कोई हालात के लिए जो भी जिंदगी की बाकी चीज़ों के अंदर इस हद तक कह लें बिजी हो चुका है कि अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा। हम में से बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज का कभी
कोशिश ही सोचा नहीं भी की, नहीं है। हाँ, वॉक करते ही नहीं। हम हाँ। समझते हैं हम जो डेली काम कर रहे हैं वही हमारी वॉक है, क्योंकि हम थक जाते हैं। तो जब हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, तो जिस्म का जो रिजर्व था भी वो भी जाता रहता है। और इसी यही वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी, और मैं कहूँगी इसके अंदर बहुत कुछ, एक हिस्सा उन अशिया का भी है जो मिलावट ज़्यादा है। हमारे पास चीज़ें नहीं मिल रही जो कि एक नेचुरल खालिस होती हैं। ये सारी चीजें मिल मिला के हमारे मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा रही है। मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और हमारी सेहत को भी दिन ब दिन जो है वो खराब करती जा रही है। लेकिन हमें ये बताइए कि बेसिक वजूहात के हवाले से बात करें, जैसे खाने पीने के हवाले से आपने बात की है, तो हम खुराक तो खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं कि हमें एनर्जी मिले बॉडी को, लेकिन यही डाइट हमारी दुश्मन क्यों बन जाती है, शुगर क्यों लाहक होती है, ये मुझे बताइए। एक तो इसमें ढेर सारे रीजंस हैं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस। अब इसमें यह है कि हम एक तो जो भी चीज़ एतदाल में रहेगी वो अच्छी है। ओके। दूसरी बात यह है कि जब आप एक तो आप जेनेटिक लेके पैदा होते हैं, अगर आपके वालिदैन में या आपके दादा दादी नाना नानी कहीं शुगर मौजूद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप में शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके। उसके ऊपर अगर आप अपनी खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करते तो आप वाली बात, हम खाते तो वही हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, हाँ। लेकिन वो एनर्जी यूज करने की बॉडी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जो हमारा पैनक्रियाज है, लबलबा, वो उतनी शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन उतनी नहीं बना सकता। ठीक है। हमारे मसल्स उतनी शुगर को अपटेक नहीं कर सकते तो ब्लड में रह जाती है। हमारा जो जिगर है वो शुगर बनाना शुरू कर देता है। हमारी जो किडनीज हैं वो उसको प्रॉपर निकाल नहीं सकती। इवन हमारा ब्रेन भी वो हार्मोन्स नहीं प्रॉपर बना सकता जो शुगर को अंडर कंट्रोल रखते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ में मिलके एक बंदे को प्री डिस्पोज करते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं हम उनको अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने जीन्स नहीं बदल सकते, आप फैमिली में पैदा हुए। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन आप वॉक तो कर सकते हैं, आप अपनी खुराक तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो तो अल्लाह पाक की तरफ से। तो मतलब क्या फिर डॉक्टर निभा हम लोग फिर अपना जो खाना खा रहे हैं उसको हम लोग नाप कर खाएं कि कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, या हमारा वजन ना बढ़े जिसकी वजह से हम शुगर का शिकार ना हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सही बात है। फिर कितने पोर्शन में खाएं? कंट्रोल रखिए। देखिए, दो बातें हैं। अगर तो आप अभी प्राइमरी प्रिवेंशन में, इसका मतलब है अगर आपको अभी शुगर नहीं हुई और आप रिस्क पे हैं, ठीक है, उसमें आप कंट्रोल रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, प्रोटीन्स और फैट्स का हिसाब मुतनासिब 30% इस तरह करके रखिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका मिकदार ज्यादा रखिए। वॉक करें। यहाँ पे आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको शुगर हो चुकी है, कोई भी पेशेंट है वो शुगर हो चुकी है, फिर उसको वो डाइट फॉलो करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, जो कि शुगर, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए शुगर, जो शुगर के पेशेंट को मना है। जैसे आप चीनी नहीं ले सकते ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी नहीं ले रहे, जैसे मैं देखती हूँ कि वो गुड़ ले लेते हैं और शक्कर ले लेते हैं, एक ही चीज है। तो गुड़ नहीं लेना। अब फिर जब डायबिटीज हो जाएगी तो फिर आप नान भी नहीं लेंगे, कोशिश करें चावल ना लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें। वो सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे कि आलू है हमारे पास, अवॉइड करें। आम नहीं खाना। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फल इस्तेमाल करें, लेकिन जूस इस्तेमाल ना करें, चाहे वो फ्रेश हो, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो जब डायबिटीज हो जाती है तो डाइट डिफरेंट है, और जब आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो डाइट डिफरेंट हो जाती है। तो मुझे बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर डायबिटीज हो गई है तो इसकी हमें पता चल जाए कि अलामात क्या हैं। दूसरा, ये किस उम्र से होना स्टार्ट होती है? जो आपका पहला क्वेश्चन है कि उसकी अलामात क्या है, उसमें अगर हम ये देखें जो टाइप 1 डायबिटीज़ की अलामात में, या इवन टाइप 2 भी हो जाए, जो भी पेशेंट होगा उसमें यूरिन, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो दिन का टाइम पे भी ज़्यादा हो सकता है और रात को भी उसको उठना पड़ सकता है पेशेंट को। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूरिन के इन्फेक्शन हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो देखना चाहिए। वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो आप खा ज्यादा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपने कुछ रूटीन चेंज नहीं की, लेकिन आपका वजन गिरता जा रहा है, वेट कम होता जा रहा है। इसके अलावा थकावट रहती है। ठीक है। वो लोग, कुछ लोगों को मैं एक ये बात बताती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी गर्दन पीछे से बाकी जिस्म की निस्बत काली होती जा रही है और उसकी जल्द चेंज होती जा रही है, हमारी जुबान में से एकेंथोसिस कहते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई अब मैं डॉक्टर से मिल लूँ। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शो कर रहा है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा है कि भाई ये देख लो कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी गर्दन इस तरह हो रही है, तो आप जो मर्जी कर ले, उसने सही नहीं होना ना। ठीक है। दिस मीन्स उसकी रीजन ये नहीं है कि गर्दन काली है। रीजन ये है कि आप शुगर के दरवाजे पे खड़े, एक स्टेप अंदर और आप शुगर हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फिर ऑब्वियसली इमरजेंसीज के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो एक डिफरेंट आ जाता है।
अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा आपको सिम्टम मिल रहा हो तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए किसी डॉक्टर से। और दूसरा, किस एज ग्रुप में अगर देखा है कि वो होना शुरू हो जाती है? आज से अच्छा, 2 टाइप्स को जिस तरह हम देखते थे, आज से कुछ अर्सा पहले हम ये हमने देखा भी और पढ़ा भी कि जी टाइप 1 अगर है जिसमें आपका पेनक्रियास फेल हो जाता है, इंसुलिन नहीं बनाता, वो बच्चों में होगा। और जो टाइप 2 है, जो जिसकी रीजन बेस लाइन के ऊपर मोटापा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह होती है, वो जी 40 के बाद 35 के बाद होना शुरू होगा। पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अब ये खत्म हो चुकी है। ठीक है। सो टाइप 1 ओल्डर एज में भी आएगी, और जो ज्यादा खतरे की बात या हमें ज्यादा अलार्मिंग लगती है वो ये है कि 6 years old 7 years old बच्चे, दे आर ओबीज, उनका वजन ज्यादा है और वो टाइप 1 की बजाय टाइप 2 में फॉल करना शुरू कर रहे हैं। तो अब एज कैन बी, देयर आर पेशेंट्स जो कि 6 months हैं, ठीक है, 1 year है, हाँ। इट्स अ बेबी, उसको भी शुगर हो सकती है, और 70 years 80 years पे भी हो सकती है। लेकिन अगर बेबी है तो वो तो जेनेटिकली हो सकती है। यस, हाँ, जेनेटिकली होती है। दूसरा मुझे बताइए, अगर एक मरीज जिसको शुगर हो गई है तो वो सारी जिंदगी उसके साथ चलेगी क्या? शुगर वो बीमारी है जो आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कि खत्म हो जाएगी तो खत्म नहीं होगी। अगर आपको कोई ये कहता है कि जी मैं ये करूंगा और आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, तो वो झूठ है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सीधा सीधी बात करूं, हाँ, ये एक बात है कि अगर एक पेशेंट है जो कि बहुत ओबीज है, उसका बहुत ज्यादा वेट है और वो अपना वेट काफी हद तक कम कर लेता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी काफी कम हो जाती है, तो कुछ अरसे के लिए शायद वो दवाइयों पे ना रहे, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली कोई ना कोई मेडिकल हेल्प उसको चाहिए होगी। मतलब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें, अपने खुराक के हवाले से एक पोर्शन वाइज सारी चीजें कंट्रोल कर लें, तो हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है, बजाय इसके कि आप मेडिसिन के ऊपर आप डायग्नोज हो जाएं और आप फिर मेडिसिन स्टार्ट कर लें और उसके बाद आप अफसोस करें कि अब मैं कर लेता हूं। क्योंकि हमें कोई बीमारी हो जाती है ना, तो हमारा माइंड ये होता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम बस मर गए हैं, अब हमने सिर्फ दवाइयों के थ्रू जो जिंदा रहना है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना कितना ज्यादा जरूरी है। और बेसिक ये तो बेस है। इस आप किसी स्टेज पे भी है डायबिटीज, और कोई भी तरह की डायबिटीज है, जो फर्स्ट स्टेप है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड स्टेप और मेडिसिन तो उसके बाद आती हैं। इसके बगैर अगर मैं कई दफा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर एक जगह आग लगी है और एक बंदा पानी से बुझाने की कोशिश कर रहा है और आप वहां से आते हैं और उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जब तक मिट्टी का तेल हटेगा नहीं, आग नहीं बुझेगी, जितना मर्जी पानी डाल लें, तो जितने मर्जी इंसुलिन लगा लें, जितनी मर्जी दवाइयां दे दें, अगर आप मीठा खाना और अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़े जो हमारे क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम के एक एग्जाम्पल है कि क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें डायबिटीज होगी, लेकिन उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह मॉडिफाई किया, उन्होंने अपनी चीजों को इस तरह ठीक किया कि वो कंट्रोल में है। मेरा ख्याल है कि शायद मैक्सिमम लोगों से ज्यादा फिट है वो। बिल्कुल ऐसे विद डायबिटीज। ये दिस इज द मेन पॉइंट। अगर आप अपने आप को अपनी डिसिप्लिन लेके आ जाते हैं, सीधी सी बात है, अगर डिसिप्लिन लेके आ जाते हैं, द वे यू ईट, द वे यू लिव, तो आप शायद, जो कि वो लोग जिनको शुगर नहीं है और उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो उससे बेहतर हो जाएंगे। बट इफ यू डोंट, तो वो मैं कहती होती हूँ मुनीबा कि शुगर आपको नहीं छोड़ेगी। आप कह भी देंगे अच्छा ठीक है, आज मैं खीर खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, आज 300 ही होगी, कल से नहीं खाऊंगा। ये बहुत ज्यादा लोग जिनको शुगर होती है ना, ये बहुत ज्यादा कहते हैं। 2 लुकमे ही तो खाए थे मैंने। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो शुगर जिसने बढ़ जाना है ना, उसने आप पे तरस नहीं खाना, उसने आपके गुर्दे पे भी जाना है, उसने दिल वाली शरियानों पे भी जाना है, उसने पाँव भी खराब करने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पुटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, हर जगह पहुंचेगी। आपकी नजर, आंख, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की नजर चली जाती है। शुगर ने आप पे तरस नहीं खाना, उसको तरस नहीं आता, आपने खुद पे तरस खाना है। मतलब हम अपनी जुबान के चस्के के लिए थोड़ा सा चस्का लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ होता है, हमारी सेहत पर जो इफेक्ट पड़ता है, वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। डॉक्टर अनीबा सैयद हमारे साथ मौजूद थी, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अनीबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और जिस तरह डायबिटीज के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि ये वो मर्ज है जो फैलता ही जा रहा है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने लाइफस्टाइल का, अपनी खुराक का, खास तौर पर कि जो हम खा रहे हैं वो हमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं लगा रहा। तो इस हवाले से आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। मुझे यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, साल 2021 के दौरान एक शोर हर जगह सुनाई दिया है हमें, और वो शोर था महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। लेकिन एक जानिब तो महंगाई का शोर था, लेकिन दूसरी तरफ शहरियों का नई गाड़ियां खरीदने पर भी जोर रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक रवा साल लाहौर समेत पंजाब में 80 अरब से जायद मालियत की गाड़ियां और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड कराए गए हैं, और मोटर ब्रांच को साल भर में 8 अरब से जायद की आमदनी भी हुई है। और लाहौर समेत पंजाब भर में 14,40,000 से जायद मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और दीगर व्हीकल्स फरोख्त हुई हैं, जिनमें से 7 लाख से जायद जो गाड़ियां हैं वो शहर लाहौर में रजिस्टर्ड की गई हैं। और एक जानिब महंगाई का शोर है, और अक्सर कारोबारी अफराद इस बात का शिकवा करते हुए हमें नजर आते हैं कि जनाब कारोबार ही नहीं चल रहा है, लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं रही है। लेकिन दूसरी जानिब हकाइक कुछ और ही बता रहे हैं। तो जनाब ये सारा मामला आखिर है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के शुएब खान साहब हैं, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और राहिल आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आपसे ही स्टार्ट करूंगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आइंदा 5 साल जो पॉलिसी है, ऑटो पॉलिसी, वो जारी कर दी है, जिसमें जो छोटी गाड़ियां हैं, हाइब्रिड गाड़ियां और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके टैक्स में मराद दी गई हैं। तो आप लोग इससे मुतमईन हैं, इस पॉलिसी से? असल में ना जो पॉलिसियां बना रहे हैं ना, हमारा जो है ना यही बड़ा मसला रहा है कि जो पॉलिसियां बनाते हैं वो ग्राउंड रूट्स पे उनका जो है ना वो किरदार ही कोई नहीं होता। अच्छा। और ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसियां बना लेते हैं। ठीक है। पहले तो आप मुझे बताएं कि छोटी हाइब्रिड जो है वो गाड़ी 650 सीसी हाइब्रिड तो आई नहीं है, ठीक है, 1800 सीसी से स्टार्ट होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक कार का ये बात कर रहे हैं वो भी ऊपर ही मतलब सस्ती गाड़ी नहीं है, महंगी गाड़ी है इस टाइम। तो ये जो पॉलिसियां बना रहे हैं ना, इनको ना डिमांड्स का पता है, ना ग्राउंड राइटी का पता है कि किस तरह क्या राइटी है। एक परचेजर हमने ये फोकस करना होता है, एक परचेजर है वो 25 लाख का, 30 लाख का, हमने जब आता है कस्टमर हम पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, ठीक है, तो वो बताता है जी हमारा बजट 20 लाख है या 15 लाख है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि 15 लाख में हम इसको कौन सी गाड़ी दें जो वो लाहौर में भी चलाया, लाहौर से बाहर भी जा सके। तो मुझे ये बताएं कि जिस पिकेंटो जैसी या जिसमें 650 सीसी या 800 सीसी या 1000 सीसी गाड़ियां लोकल 22-23 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं, तो उनको हम क्या फैसिलिटेट करेंगे कि आप 15-16 लाख की गाड़ी कौन सी लें? छकड़ा ही आएगा, गाड़ी तो नहीं आएगी। जो गाड़ी 25-26 लाख रुपए की होंडा होती थी, आज वो तकरीबन डबल हो गई हैं सारी गाड़ियां। तकरीबन 25 लाख रुपए की गाड़ी इस टाइम 45 लाख रुपए की होगी, 20 लाख बढ़ गया है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये बातों की ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे इसका कोई इसका अमल दखली कोई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो दावा करी हमने मराद दी है जी, उनके दावे हैं ना। हाँ। हमें आए ना ऑन एयर हमारे पास बैठे ना और हमें बताएं कि उन्होंने लीव कहाँ दिया हमें। यहाँ के प्राइसेस में दिया है। लोकल उन्होंने ये दावा करते हैं जी कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग? ये तो सारे फिटर्स हैं, मैन्युफैक्चर तो कोई भी नहीं है। होंडा वाला भी 80% माल बाहर से लेके आ रहा है, और ये 20% जो है ना इन्होंने जो इनके जो लेटर हैं जिन पे अप्रूवल मिली गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की, वो किसी ने पढ़े ना, गवर्नमेंट ने देखे हैं ना, किसी को वो दिखाते हैं। हाँ। उसमें ये था कि जनाब हम तकरीबन 20% जो है ना वो इधर माल बनाएंगे पाकिस्तान में। ठीक है। 6 साल या 7 साल बाद हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाएंगे। इंजन एक नट बोल्ट भी बाहर से नहीं लेगा, ताकि हमारा डॉलर बाहर ना जाए। हाँ। ठीक है। तो उस पे इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। अभी तक 20-20 साल हो गए उन्हें गाड़ियां बनाते हुए, अभी तक उसी पॉलिसी पे अमल है। 20% वो इधर बना रहे हैं, 80% वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो भी इम्पोर्टर है, हम भी इम्पोर्टर हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। उनको जनाब मराद दे के, और कुछ 12-13 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं, हमें उनके पास ही भेज देते हैं। मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब या इस तरह के जो हैं जो इन्हीं से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो हम उन्होंने हमें क्या रिलीफ देना है। खान साहब की बड़ी अच्छी सोच थी, बड़ी अच्छी सोच लेके खान साहब आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम ग्राउंड रियलिटी पे डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम हम सुनेंगे, हमारी प्रॉब्लम वो सुनेंगे। जाहिरी बात है गवर्नमेंट चलाने के लिए टैक्स भी जरूरी है, जाहिरी बात है
उनके भी राइट्स हैं, बिल्कुल, हमारे भी बिल्कुल राइट्स हैं। ऐसे ही। आमने सामने ये बायर ऑन एयर बात तो करें फिर ना, ही बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। राहिल, आप मुझे ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बताइएगा। उन्होंने तो अपने सेंटिमेंट्स बता दिए है कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है, उनको मराद दी जा रही है, नहीं दी जा रही, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस ऑटो पॉलिसी के हवाले से? देखें मुनीबा, ऑटो पॉलिसी तो अब जारी हुई है, इसके जो असरात हैं वो तो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह शुएब खान साहब ने बताया, गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, लेकिन उसी तरह खरीदार भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। पिछले साल 9 लाख गाड़ियाँ खरीदी गई थी, इस साल अब तक 14 लाख के करीब गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। तो इसका मतलब है, और जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैशियत बेहतर हो रही है, वो भी ये दादोशुमार देते हैं ना, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ज़्यादा खरीदी गई हैं। लेकिन इनकी बात एक बात में बहुत वजन है शुएब खान साहब की, कि जो ऑटो पॉलिसी बनाई गई थी, जो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों को कहा यह गया था कि आपने पाकिस्तान में असेंबल्ड करनी है तमाम गाड़ियाँ। अब आप ये देखेंगे कि जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, उसकी वजह क्या है कि वो इंपोर्ट हो रहा है सारा, उनका इंजन समेत हर चीज़। तो डॉलर आपका महंगा हुआ है, आपकी गाड़ियाँ इन्होंने ऑटोमेटिकली महंगी कर दी, डबल कीमत कर दी। उसकी बाद आपकी जब ये इंडस्ट्री बढ़ी है, आपने देखे ना 50% गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी गई हैं, तो जब माल आपने खरीदना है बाहर से, डॉलर बाहर ही जाएगा, तो जाहिर आपके पास जो ज़र मुबादला है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, डॉलर मार्केट से गायब होना शुरू हो जाएगा। तो इस पे पॉलिसी पे गवर्नमेंट ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया, जो ये बहुत खौफनाक बात है। और ये ऑटो पॉलिसी में आप ये कहने के जो चंद कंपनियां जो हैं जिनकी मोनोपोली है, वो नहीं चाहती कि ये चीज़ें बेहतर हों। अगर ये चीज़ें पास में बेहतर होने लग जाएं तो गाड़ियाँ ना सिर्फ सस्ती हो जाएंगी, बल्कि आम आदमी भी जो है वो उसे खरीद सकेगा। जिस तरह अब आप ये देखें, अच्छी गाड़ी 20, 22, 25 लाख से कम की नहीं है। अगर आप नहीं भी लें, मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, और जो बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ वो और ज़्यादा महंगी हो गई, तो आम आदमी के लिए तो अब गाड़ी खरीदना मुमकिन नहीं रहा। तो अब जो गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी दी है, इसमें उन्होंने जो टैक्सेस में कमी की है, देखना ये है कि इसका रिलीफ कीमतों में किस हद तक पड़ता है। कीमतें कम होती हैं, नहीं होती हैं, वो फिर चंद मोनोपोली के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं, और आम आदमी या आम डीलर जो है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ये तो अब आने वाले दिनों में चीजें सामने आएंगी। खान साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो गाड़ियों की ओन बनी का, मेरे ख्याल से मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? ये गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पे डीलर्स? नहीं जी, ना ऑन के साथ किसी डीलर का मामला है, ठीक है, ना ऑन के साथ गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों का मामला है, ठीक है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के, मैं अगर बोलूंगा तो गलत बात हो जाएगी, आप बोलें, गवर्नमेंट के लोगों का आपस में मिली बांट है, बांट है। ठीक है। वो कहता है यार 5 गाड़ियां मुझे दे दो, वो उनको 5 गाड़ियां 15 दिन में मंगा के दे देते हैं, वो मार्केट में ऑन बना के गाड़ियां फरोख्त करते हैं। मेरा ये कहना है, पॉलिसी ठीक हो तो कोई एक पैसा भी, पानी भी ऑन नहीं खर्च करेगा। नंबर 1, मैं ये कहता हूं कि जो गाड़ी डीलरशिप से बाहर निकले वो नंबर लगवा के निकले, बगैर नंबर के वो गाड़ी रोड पे ना आए, जिस तरह दुनिया में हो रहा है। हमारा तो, अगर पाकिस्तान दुनिया का एक हिस्सा है ना, तो हम दुनिया को फॉलो करेंगे, जो कामयाब मुल्क है उनको फॉलो करके ही हम निज़ाम चलाएंगे ना। तो उधर दुनिया में ये होता है कि जब रोड पे गाड़ी आती है तो रजिस्टर्ड होती है, जब डीलरशिप से गाड़ी बाहर निकाले तो रजिस्टर्ड करा के रोड पे आए। नंबर 1 बात, ये ऑन को ब्रेक कर देंगे। दूसरी बात ये है कि ऑन इसलिए होता है कि आपकी डिमांड है 1 लाख गाड़ी की, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 12,000 गाड़ियां, तो 88,000 गाड़ियां आपने ज्यादा परचेजर हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, परचेजर ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए छोटी गाड़ी जो है ना, इसका अपना जो ये है इंपोर्ट खोल दें, ठीक है। हमें 10 साल पुरानी इंपोर्ट खोल दें, ओके, 15 साल पुरानी इंपोर्ट खोल दें उधर की, क्योंकि हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर पता है क्या है, लेबर है हमारे पास, लेबर सस्ती है। अगर ये पुरानी गाड़ी खोल देते हैं और उनको हम अपग्रेड करके, रिकंडीशन करके हम गाड़ियां सेकंड ऑप्शन किसी को देते हैं, तो आप मेरी बात जेन में रख लें कि यही कंपनियां कहेंगे कि यार 5-5 गाड़ियां हमसे माइनस में ले लें, बाद में पैसे ले लेंगे, जिस तरह पहले होता रहा है, ठीक है। जब 15 साल पुरानी गाड़ी जब इधर आएगी, उसके एयरबैग्स भी होंगे, सेकंड ऑप्शन भी होगी, उनको हर परचेजर को सहूलत मिलेगी कि यार ये गाड़ी इतने की है, ये गाड़ी इतने की है, ये गाड़ी इतने की है, ऑप्शंस होंगे ना ऑप्शंस उनके होंगी, पास। तो ऑन मनी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि आपको पुरानी गाड़ियाँ बुलाने की या लाने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात भी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिन्होंने आपके इन्वेस्टमेंट की हुई है वो, और फिर उनके जो
आगे फ्रंट मैन है, जो हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो इस पॉलिसी को आगे नहीं आने देते। वरना खान साहब की बात बहुत अच्छी है, अगर आप पुरानी गाड़ियों को लाने दे देंगे पाकिस्तान में तो इनकी ना सिर्फ मोनोपोली खत्म हो जाएगी बल्कि लोगों को सस्ती गाड़ियां अवेलेबल होंगी। और दूसरा राहिल, मैं आपसे यही सवाल करने जा रही थी कि लोग इस चीज का भी शिकवा करते हैं कि जो मकामी सतह पर हमारी असेंबल होती हैं गाड़ियां, वो तो एक कह ले कि गैर मयारी टाइप की होती हैं, जिन पे मुकामी सतह पे तो गाड़ी असेंबल ही नहीं हो रही। जिसना खान साहब ने भी पहले बात की है, वो तो आप सिर्फ फिक्सर हैं, आप चीजें मंगवाते हैं। लेकिन जो सेकंड हैंड जापानी गाड़ियां आती थी उनसे भी तो महरूम कर दिया गया है ना। उनसे, क्योंकि अब वो जो उन कंपनियों ने जब शोर मचाया कि जी 5 साल पुरानी गाड़ियां नहीं आप ला सकते, इजाजत ना दें, तो फिर एक जाहिर सी बात है हुकूमत ने फिर पॉलिसी बना ली। जो हुकूमत में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी 5 साल से पुरानी गाड़ी आप नहीं मंगवा सकते। अब जब वो पुरानी गाड़ी नहीं आएगी तो अब उनमें भी आपने जब टैक्सेस बढ़ा दिए, 100% आपने ड्यूटी लगा दी, तो वो गाड़ी भी आपको 14, 15, 18 लाख में जाके पड़ती है। तो फिर आम आदमी के लिए तो फिर वो फिजिबल नहीं है उसको खरीदना। तो अगर आप 10-12 साल पुरानी गाड़ियां लाने देते हैं और इतनी अच्छी हालत में होती हैं कि वो पाकिस्तान में चल सकती हैं, तो उसमें ना सिर्फ कीमतें कम होंगी बल्कि इन कंपनियों की मोनोपोली जो है वो भी जो है वो टूटेगी। और जिस तरह भी खान साहब ने बात की है कि गाड़ी शोरूम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। महकमा एक्साइज ने अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पॉलिसी बना दी कि 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उनके टोकन टैक्स डबल कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर 17,000 या 10,000 गाड़ी का टोकन टैक्स है तो जुर्माने के तौर पे वो 20,000 रुपए लिया जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपनी गाड़ियां फौरन रजिस्टर्ड कराएं। लोग करते क्या हैं, गाड़ियां लिया 4-5 महीने मौज की है, उसको नंबर प्लेट के बगैर चलाई, उसके बाद फिर बेच दी है। तो अब ये पॉलिसी आ रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ी आपने रजिस्टर्ड करवानी है, अदरवाइज आपके जुर्माने जो है वो डबल हो जाएंगे। लेकिन अब ये कौम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें लोग। लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो बॉदर नहीं करते, कहते हैं चलें जी 20,000 रुपये जुर्माना ही है ना, दे देते हैं। लेकिन अगर इस पर सख्ती से अमल दरामद हो और गाड़ियों को बंद किया जाए, सिर्फ ये ना किया जाए कि उनको पकड़ा जाए, उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाए जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो फिर शायद सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो। टेक्नोलॉजी तो महकमा एक्साइज ला रहा है, उससे हो सकता है फ़र्क पड़े, लेकिन गाड़ियां जब तक हम पुरानी इंपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, मोनोपोली जो है वो पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग की वो नहीं खत्म होगी। दूसरा, मुझे खान साहब बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस का कोई मयार नहीं रखा गया या हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे ताकि ये जो मकामी सतह पर असेंबल हो रही है, गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं, उन पर ध्यान रखा जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। वही तो मिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, क्या बात करें हम। आप ये देखें, वही लोग हमारी जो है ना कम अकली ये है कि वही लोग उधर बैठे हुए हैं जो जिनके बेनिफिट्स के खिलाफ हम बोले रहे हैं, तो वो कैसे में गए। हाँ, खान साहब हम जानते हैं, खान साहब बहुत डिसेंट है, वो हर चीज़ को समझते हैं। नीचे जो अमला है, खान साहब को उन्होंने सैंडविच बनाया हुआ है, नीचे जो अमला है वो उनके कानों तक बात पहुंचा ही नहीं रहा। सही बात देखें, हमारे पास लेबर जो है ना सस्ती है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक बात बताएं कि हमारी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी गाड़ी हैं, किसी दूसरे मुल्क को ये गाड़ी बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में सबसे महंगी तरीन गाड़ी हमारे पास है। ऐसे ही है। कितनी देर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? एक टाइम है ना, मैं आपको एक बताऊं कि पूरी दुनिया में या जो है ना हम ट्रेडिंग के हवाले से जो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, पाकिस्तानी 80% छाए में है, जापान में, दुबई में और पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग करती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गाड़ी जाती है। तो हमारे पास कितने % गाड़ी आ रही है? 3 से 4%। बाकी 97% हम जापान से दुबई, दुबई से नैरोबी, ये छोटे मुल्कों में गाड़ियां भेज रही हैं। ठीक है। अच्छा, अरबा नहीं खरबा डॉलर हमारा उधर इन्वेस्ट है बाहर से। हमने इनको कहा था हमें पॉलिसीज हम आपको देते हैं, आप हमें परमिशन दें, हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। जितना भी ट्रेडर बैठा हुआ है दुबई में, आप यकीन करें उसकी दिल की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में बैठ के ट्रेडिंग करे। पाकिस्तान हमें वो प्लेटफॉर्म दे, हम उधर शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान में सारा बिजनेस, दुबई जीरो हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। राहिल, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि महकमा टैक्सेशन जो है और एक्साइज है, उसने गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो है ना 1 से 10 तक कर दी है, ये क्यों किया है? फर्स्ट में पहले उन्होंने शुरू करना था, इससे पहले भी महकमा एक्साइज मुतअद्दिद बात जो है वो डेट्स दे चुका था कि हमने शुरू करना है, लेकिन वो क्योंकि नादरा का सिस्टम पूरा इसमें इस्तेमाल होना है तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर कार डीलर्स जो थे उन्होंने डीजी एक्साइज शेरवानी साहब से रब्ता किया था कि क्योंकि फौरी तौर पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमारे शोरूम पे जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप 10 दिन इसे बढ़ा दें। तो अब 10 दिन बढ़ाया गया, 10 जनवरी से कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है जी। शुएब खान साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन लाहौर कार डीलर फेडरेशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ पेश किया है। राहिल अली, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद है। राहिल, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुझे यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शादी का दिन किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन दिन होता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका ये जो दिन है ना, वो सबसे ज्यादा वो उस दिन खूबसूरत नजर आए। खूबसूरत कपड़े पहने जाते हैं, ब्रांडेड ज्वेलरी का इंतखाब किया जाता है, मार्केटों के चक्कर लगते हैं, और जो वहीं एक जो चीज होती है ना, वो होती है मेकअप। कि मेकअप का इंतखाब कैसे किया जाए, किससे कराना है, कौन से सैलून जाना है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो लड़कियां जो आम रूटीन में अपना मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं भी करती है ना, वो भी शादी के दिन उनकी ख्वाहिश होती है कि जनाब हम बहुत ज़्यादा हसीन नजर आए, दूसरों से डिफरेंट नजर आए। और हमारे यहाँ चूंकि आपको पता है मौसम सरमा के आगाज से ही शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है, तो चुनाचा हर दुल्हन को भी अपने मेकअप की फिक्र सताने लगती है। तो मेकअप नेचुरल होना चाहिए, शिमरी होना चाहिए, या फिर हैवी ब्राइडल लुक होनी चाहिए। तो दुल्हन के अलावा करीबी रिश्तेदार और जो दोस्त अहबाब होते हैं वो भी यही मौजू पर उनकी बहस रहती है। तो हम आज लड़कियों की इस मुश्किल को कम करने के लिए कुछ ऐसे मशहूर ब्राइडल मेकअप ट्रेंड का जिक्र करेंगे जो इनके मेकअप के इंतखाब में मददगार साबित होंगे, और उनके जो तमाम तर कंफ्यूजन है ना, वो हल होने जा रही है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमारा शहजाद हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, और जो आज हमें बताएंगी कि जो हैवी ब्राइडल मेकअप लुक है वो किस तरह की होनी चाहिए, किन किन चीजों को हम लोगों ने मद्देनजर रखना है इसमें। हमारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक। हमारा सबसे पहले तो आप हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराइए कि कौन सी आप जो लुक है इन्होंने दी हुई है। मैंने इनको 2022 के अकॉर्डिंग ब्राइडल लुक दी है। देखिए ठीक हर है। कोई रेड ड्रेस में जाता है, हाँ। लेकिन मैं ये चाहती थी कि ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना। हाँ, बस रेड के अलावा देखिए डार्क ग्रीन था इनका, मैंने इनकी लिप कलर जो है वो डार्क मेहरून कर दिया, बाकी सारा गोल्ड लुक दे दिया इनको। और आई थिंक मेरे ख्याल में रेड से हट के लग रही है बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी बाद में बात करेंगे कि डिटेल में हमें किस चीज पे जाना चाहिए। हमें बताइए कि 2021 तो गुजर आया, आज आखिरी दिन है, जी। उसमें हमने क्या क्या चीजें जो है वो खत्म कर दी हैं कि ये आगे दोबारा से ट्रेंडिंग में नहीं आएंगी। उसमें ज्यादातर तो यही था कि बल्कि इस साल में भी ऑलमोस्ट यही चला है कि सॉफ्ट लुक दी गई है ब्राइड्स को। ज्वेलरी हैवी थी, जोड़ा हैवी था, और आने वाले कल में अभी है कि कलर्स को हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अब इनको ग्रीन कर दिया है। हाँ। पहले रेड ज्यादा था, और बारात आजकल पे। आप देखेंगे आगे आने वाली जो ब्राइड्स है ना, वो फर्स्ट डे पे रेड पे नहीं जाएंगी, ज्यादातर कलर्स चेंज करेंगी। गोल्ड में शॉकिंग पिंक, जैसे कि आपको पता है लास्ट हमारी जो नानो वगैरह थी पुराने जमाने में, हाँ। तब पिंक कलर का चलता था लहंगा। Exactly, फर्स्ट डे हाँ। में फिरोजी बहुत इन था। हाँ। तो अब वही पुराने जो कलर्स हैं वो दोबारा से ट्रेंड में आने आ रहे हैं, शुरू हो गए और हैं। ग्रीन भी बहुत पहले इन था। और ये बड़ा हाँ। खूबसूरत भी लगता है, बॉटल हाँ, ग्रीन बॉटल कलर्स ग्रीन। को कहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे अब हमारा बताइए डिटेल में कि किस तरह की बेस जो है वो यूज की जाती है, किस तरह की सारी चीजें होती हैं। बेस तो आजकल लिक्विड ही चल रही है, वही सॉफ्ट लुक देती है। पेन केक वगैरह जो हैं वो तो हट गए हैं क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट लुक दी है मैंने इन्हें, लिक्विड बेस इनकी यूज की है। लिप कलर इसके साथ हम लाइट भी कर सकते थे, रस सा कलर कर सकते थे, लेकिन उसमें ये था कि अगर हम फर्स्ट डे की लुक में जा रहे हैं ना, तो वो जरा डल हो जाना था इनका फेस। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनकी बेस जो है ना हमारा बहुत ज्यादा सेटल्ड है। तो इससे पहले किस तरह की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब अपनी स्किन को प्रेप किस तरह करें? डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है ठीक है तो आप प्राइमर उस पर यूज कर लें, वरना अदरवाइज अगर आप प्राइमर वगैरह फिक्सर नहीं भी यूज करती हैं, आपकी बेस की क्वालिटी अच्छी है तो वो भी आपकी बेस स्टे हो जाती है। ये नहीं है ये बस आप है कि वो उसे क्या कहते हैं कि एक बस शो ऑफ करते हैं कि जी प्राइमर लग गया, उसके ऊपर आप बेस लगा रहे हो, फिर उसके ऊपर आप पाउडर कर रहे हो, फिक्सर कर रहे हो। अगर आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन अच्छी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इतने कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है कि बेस से पहले आप लेयर्स लगा रहे हो, कंसीलर वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेस की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अगर स्किन बहुत ज्यादा पोरस है तब आप प्राइमर यूज कर सकती हैं। ठीक है, तब क्योंकि वो प्राइमर जो प्राइमर होता है वो आपके जो पोर्स होते हैं हाइड कर देता है थोड़ा सा, एक लेयर आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता कि वो बेस से भी हमारे पोर्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। दूसरा मुझे बताइए कि अगर किसी की ड्राई स्किन है फिर वो किस तरह की बेस यूज करे? वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर ले अपने मेकअप को करने से 1 आवर पहले, क्योंकि बहुत पैची पैची भी उनकी वो 1 आवर पहले अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर ले, और जब मेकअप स्टार्ट करे और उसे टिश्यू के साथ टैप कर ले। वो जो मॉइस्चराइजर उसने लगाया हुआ है उसको वो खत्म कर दे, अदरवाइज उसकी जो बेस है वो थोड़ी टाइम के बाद ही जो है वो स्किप होना शुरू हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सी क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इवेंट से 2-4 घंटे पहले मेकअप करवाना होता है ब्राइडल का, तो वो जब इवेंट आता है तो उनकी एक तो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं आंखों के नीचे, और ये लाफ लाइन जो है वो वाली पड़ना शुरू हो जाती है। वो मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा कुछ लोग कर लेते हैं अपनी स्किन को, कहते हैं जी ड्राई है तो हम ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं। वो उस टाइम पे तो ठीक लगती है, लेकिन जैसे 2-3 आवर्स गुजरते हैं
वो पैचेस होने लग जाते हैं, आपकी लाफ लाइंस आने लग जाती है, इस तरह से होता है। तो ये जो बेस है ये आपकी 24 आवर्स के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये सेटल ही रहेगी। और अब हम बिल्कुल ही जो है वो बेस पे जो दूसरी वाली बेसिस होती थी, टीवी स्टिक होगी या बाकी, उस पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल खत्म भी नहीं किया, लेकिन जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा खराब होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्कार्स होते हैं, उनको उन्हीं के उसी बेस के साथ उसको कवरेज की जाती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कि फिर हमें आजकल कहा जाता है कि केकी मेकअप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, केकी मेकअप होता है या तो हमारा बहुत ज्यादा कह लें कि पाउडर होता है जिसकी वजह से केकी लगता है क्या? आजकल हाइलाइटर बहुत इन हुआ है, ग्लॉसी लुक हर कोई मांगता है, ग्लैमरस लुक मांगता है। इवन देन ब्राइड्स भी यही चाहती हैं कि जब हमारा जोड़ा इतना हैवी है, ज्वेलरी इतनी हैवी, तो मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए, नेचुरल सा, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। तो मुझे फिर और डिटेल में बताइए कि कॉन्टोरिंग फिर किस तरह की करनी चाहिए, किस तरह के फेस फीचर्स होने चाहिए? कंटोरिंग जो है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका राउंड फेस है तो आप उसको थोड़ा सा यहाँ से ईयर के ऊपर से स्टार्ट करते हो कि थोड़ी सी लंबी आपके फेस की शेप आए। इनका तो नॉर्मल फेस था, ज्यादा राउंड नहीं था, तो इनकी तो मैंने साइड से बस थोड़ी सी की, और ये चीक बोन, ये जो बोन्स हैं वहां से किया कंटोरिंग। क्योंकि लड़कियों का ज्यादा होता है ना कि हमारी चीक बोन्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, हमारी जॉ लाइन जो है वो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कंटोरिंग भी हर कोई ये कहता है कि ऐसी हो कि पता भी ना चले और हमारा फेस भी सेम हो जाए। वो जो पहले लाइनों वाली कंटोरिंग चलती थी वो बिल्कुल इन नहीं है, अब ब्लेंडिंग में ही चल रही है कंटोरिंग भी। तो ब्लेंडिंग में चल रही है, और बहुत सी अब तो कंटोरिंग भी लिक्विड में आ चुकी है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है। लेकिन प्रोफेशनल में लिक्विड फॉर्म में अगर तो स्किन बहुत ज्यादा फाइन है तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज जो कंटोरिंग है वो हम पाउडर फॉर्म में अभी यूज पाउडर फॉर्म में ही अभी भी यूज हो रही है। मतलब दोनों चीजें चल रही हैं आजकल मार्केट में, जो आपको सूट करता है आप वो कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आईज मेकअप पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से होता है कि वो किस तरह का करना चाहिए। अच्छा, आईज मेकअप की तरफ अगर आप जाती है ना, तो आईज मेकअप में इसके साथ इनका ग्रीन कर सकती थी, लेकिन ये था कि फिर मुझे इनका लिप कलर सॉफ्ट करना पड़ना था, फिर ये था ये डल में चले जानी थी थोड़ी। ठीक है, मतलब इनकी लुक जो ब्राइट है ना वो नहीं आनी थी। आईज इसलिए मैंने इनकी गोल्ड की हैं ताकि इनकी आईज इनहेंस हो, थोड़ी सॉफ्ट लुक आए, और लिपस्टिक जो है वो मैंने डार्क कर दिया। तो आईज पे एक तो डार्क जैसे स्मोकी आईज भी बहुत सारी लड़कियां करवाती हैं। ग्रीन स्मोकी में कर सकते थे। अच्छा, लेकिन उसके साथ लिपस्टिक लाइट लगानी पड़ी थी। वो अगर इनका रिसेप्शन होता या इनकी मेहंदी का इवेंट होता, देन हम इस ड्रेस के साथ कर सकते थे कि आईज डार्क करके लिपस्टिक हम बिल्कुल न्यूड सी कर देते। अच्छा, ये कर सकते थे, फिर कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा मतलब जिस तरह मुझे नजर आ रहा है कि गोल्डन सा आपने शिमरी सा ऊपर जो है शिमर लगाया हुआ है, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? इसके अलावा सिल्वर में भी जा सकते थे क्या? सिल्वर में जा सकते थे, लेकिन इनकी ज्वेलरी के साथ आई थिंक मुझे लगा कि गोल्ड ही होना चाहिए। सिल्वर इतना अच्छा नहीं लगना था। आंखों पे भी डिपेंड करता है कि किसकी किस तरह की शेप की आंखें हैं। हाँ, लाइनर आजकल कम इन है। लाइनर जो है वो मेहंदी पे ही ज्यादातर लगता है, विंग्स वाला जो होता है इसके साथ। तो इसलिए लाइनर तो हम सिर्फ लैश लाइन को कवर करते हैं ताकि आपकी आईलिड जितनी नजर आएगी, जितना शेड प्रोमिनेंट होगा, उतनी आपकी आईज की लुक अच्छी आती है। आप देख रहे हो मैंने लाइनर बिल्कुल नहीं किया हुआ इनका, सिर्फ मैंने इनकी लिड को कवर किया, जो इनकी लैशेस की वो प्रोमिनेंट हो रही थी ना, वो सिर्फ उसको कवर किया, उसको किया हुआ है। और हमने लाइनर को कोई शेप नहीं दी है, यहाँ से कोई हमने कॉर्नर नहीं बनाए हैं। ठीक है, जस्ट हमने आई के अंडरलाइन शेड लगा के उसी को हल्का सा मर्ज कर दिया। ठीक है, अब इस पे भी मजीद बात करेंगे। मुझे बताइए, अब अच्छा हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी लुक जो निकलती है, एक तो मेकअप के साथ निकलती है, दूसरा आपका हेयर स्टाइल अच्छा होता है ना, तो आपकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो मुझे पर्सनली ब्राइड का जूड़ा पसंद है फर्स्ट डे। अच्छा, लेकिन ये कि उसके लिए अगर फेस कट उसके प्यारे हैं तो मेरे ख्याल में उसकी ब्यूटी ज्यादा इनहेंस होती है जूड़े में, क्योंकि इतनी आपका हैवी ड्रेस होता है, अगर आप बाल भी खोल लोगे वो बाल अंदर फंसते हैं, आपकी लुक बिल्कुल मॉड लुक नहीं आती। वो एक आजकल आपने देखा होगा हर छोटे सैलून में भी वो छोटे कर्ल्स करके आगे बाल छोड़ देते हैं, कहा जाता है हमारा कम लोगों को सूट करते हैं। मतलब ब्रॉड फेस हो, उनके लिए तो कहते हैं कि बंद नहीं बनाना चाहिए। नहीं, हम हाइट पे जूड़ा कर सकते हैं, फ्रंट से फ्लिक निकाल दें, साइड से बाल निकाल दें, कुछ इस तरह से कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फर्स्ट डे ब्राइड का जूड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, रिसेप्शन पे आप देख लो, मेहंदी पे देख लो, ओपन हेयर कर लो, लेकिन आजकल तो वैसे रिसेप्शन पे भी जूड़ा ही चल रहा है। लेकिन आपने भी मेरे ख्याल से हाइटेड जो है जूड़ा वो किया हुआ है। हाँ, हमने दुपट्टा पीछे रखना है। आजकल दुपट्टा यहाँ पे नहीं चल रहा ना, दुपट्टा बिल्कुल बैक बिल्कुल पीछे से आ रहा है। ठीक है, मैंने लास्ट रिसेप्शन एक ब्राइड की थी तो वो तो चाह रही थी कि बिल्कुल जैसे फॉरेनर्स की नहीं होती मैक्सी के साथ उनकी बैक पे बिल्कुल होता है, तो वो उसने बिल्कुल बैक पे दुपट्टा कराया था कि फील ही ना हो कि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो आजकल तो मतलब रिसेप्शन ब्राइड जो है वो भी जूड़ा ही बनवा रही है। और दूसरी मुझे बताइए, आगे से फिर किस तरह का हमारा जो है वो हेयर स्टाइल होना चाहिए? जैसे आपने तो ब्रेड्स बनाई हुई है। बिल्कुल, फेस कट पे डिपेंड करता है। अगर इनका हम झूमर साथ होता तो फिर हम इनकी चिपकी लुक भी कर सकते थे।
मतलब बिल्कुल हम इनकी जेल बैक करके और झूमर भी कर सकते थे, अब झूमर नहीं था तो बिंदिया थी तो फिर हमने ब्रेड्स कर दी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ब्रेड्स कर दी। और जैसे आजकल वो बहुत सारे आगे से चिपके हुए वेट करके और सारा वो करके जेल बैक करके और पीछे से जूड़ा बना देते हैं, वो बहुत एक यूनिक एक ग्लैमरस लुक देते हैं। ठीक है, आपकी अपनी ब्यूटी बाहर आती है अगर कोई ब्राइड ये चीज समझे तो। लेकिन वो कुछ लोगों के एक होते हैं ना माइंड में कंसेप्ट आ जाता है, शायद मैं बड़ी बड़ी तो नहीं लग रही, मेरे चिपके बाल जूड़ा बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अपनी ब्यूटी इनहैंस होती है अगर आप बालों को पीछे करते हो, पता लगता है आप खुद कितने प्यारे हो। हाँ एग्जैक्टली। मुझे अब अच्छा चलें जी ज्वेलरी की तरफ आ जाते हैं। ज्वेलरी फिर आजकल किस तरह की चल रही है? अगर हमारा जोड़ा हैवी है, अगर हम लोगों ने मेकअप थोड़ा सा हैवी कर लिया या लिपस्टिक हैवी लगा ली, फिर ज्वेलरी किस तरह की होनी चाहिए? ज्वेलरी तो जैसे अब इसके साथ ग्रीन अगर हम कर देते ना वो ज्यादा ऑड हो जाएगी, इसलिए मैं व्हाइट पर्ल्स के साथ चलेगी। इसके अलावा इसके साथ एक ऑप्शन और थी, मैं रेड के साथ भी इसकी ज्वेलरी कर सकती थी। गोल्ड और रेड ज्वेलरी भी इसके साथ बहुत अच्छी एग्जैक्टली ग्रीन और मरून का या रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट ईयर में यही चला है ना कि रेड ड्रेस के साथ हर किसी ने ग्रीन बीड्स वाली ज्वेलरी की। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ग्रीन को होना चाहिए इस साल। और दूसरा मुझे बताइए कि मांग टीके चल रहे हैं, जो झूमर होता है आजकल वो चल रहे हैं, क्या ज्यादा ट्रेंड में है? सूट करने ब्राइड्स क्या ज्यादातर लगवा रही हैं? दोनों चीजें भी चलती हैं और रिसेप्शन पे खाली अगर झूमर भी हो जाए तो चल जाता है, मेहंदी पे भी इस तरह से है। डिफरेंट फेस पे भी होता है ना, कुछ ब्राइड्स दोनों चीजें लेके आई होती हैं, लेकिन ये कि अगर उनके फेस पे नहीं सूट करता तो हम खाली झूमर लगा देते हैं, बिंदिया नहीं लगाते। समटाइम बिंदिया की शेप अच्छी नहीं होती तो हम स्किप कर देते हैं, खाली झूमर रखी वो प्यारी लग रही होती है। दूसरा 2022 आने वाला है, कल उसका हम लोग सूरज देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें आप क्या क्या मेकअप ट्रेंड्स देख रही हैं? इसी तरह का मेकअप होगा ब्राइडल का? दूसरा जो आम हमारा पार्टी वेयर मेकअप होता है उसके हवाले से किस तरह का देख रही हैं आप? पार्टी मेकअप जो है मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ग्लॉसी होगा और ग्लैमरस लुक में जाएगा। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल भी मतलब ज्यादा डार्क मेकअप नहीं होगा। और वो भी मतलब डे और नाइट के हवाले से कोई नहीं चेंजिंग्स होंगी उसके अंदर? वो आपके ड्रेस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो ड्रेस है वो बहुत ज्यादा हैवी है तो फिर मेकअप तो सॉफ्ट ही जाएगा, चाहे डे है या नाइट है। लेकिन दूसरा मुझे हमारा ये बताइए कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि एक ब्राइड आती है, वो कहती है कि मैंने इस तरह का तैयार होना है, एक तस्वीर दिखा देती है आपको, फिर आप पे ये कितना वो ज्यादा इन्हिसार होता है कि जनाब आपने उसको कन्विंस करना है कि ये चीज आप पे नहीं सूट करेगी। लेकिन मैं एकदम से उसको ये चीज कभी भी नहीं कहूंगी कि ये चीज आप पे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि देखे ना हर किसी का माइंड, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या सोच रही है, क्या सोच के मेरे पास आई है। ठीक है, मैं उसको तो नहीं जानती, तो मैं उसको यही कहूंगी कि ठीक है आप मुझे दिखा दीजिएगा आपको जैसी लुक्स चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं उसको आराम से गाइड भी करूंगी। अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी लुक्स कर देती हूँ, लेकिन ये आप पे इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। हर किसी के अपने फीचर्स होते हैं। बिल्कुल हम इस तरह कर लेते हैं, हम आईज इसको फॉलो कर लेते हैं, लिप कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लिप कलर अगर आप ये कहती हैं तो लिप कलर में ये कर लेती हूँ, आईज चेंज, इस तरह से करके उसका माइंड सेट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में जो ब्राइड ना सेटिस्फाइड हो उसका काम करके मुझे अदर ब्राइड से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो जब हैप्पी होती है तो मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा खुशी होती है उसके खुश होने से। ठीक है जी, हमारा शहजाद ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि 2021 में कौन कौन से मेकअप ट्रेंड्स रहे हैं, 2022 में क्या क्या चेंजिंग्स आने वाली है, इवन के ब्राइडल मेकअप के हवाले से आज हमने डिटेल में बात की। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत से टिप्स आप हमें देके जा रही हैं। और जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, ये आपको पता है आखिरी दिन है इस साल का 2021 का, जिसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि जाते जाते जनाब जो भी आप लोगों के दिल में है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो आज के दिन आप लोग भी उनसे माफ़ी मांगे और उनको दिल से माफ़ करें, ताकि हमारा जो अगला साल है, जो कल हम उसमें दाखिल होने वाले हैं, वो हमारा अच्छे तरीके से गुजरे। और उम्मीद है कि ये वाला जो साल है सेहत के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और बाकी भी जितने भी फैक्टर्स हैं उस हवाले से बहुत अच्छा गुजरे हमारे लिए। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जश्न मनाइएगा, लेकिन कानून के हाथ में रह